हाय। हाय। हाय अड़गड़। सॉरी। मैंने जितने भी चीज़ें देखी है उसमें सबसे सुंदर अगर कोई प्रॉपर्टी दिखी तो मुझे ये दिखी। इसका गुंबद आप देखिए, एंट्री करते ही आप देखेंगे तो इसका जो गुंबद है ये उनकी सोच कितनी गजब होगी। वाह यार, सैल्यूट है ऐसे कलाकारों को। पत्थर उसका एक सीमेंट के चूने से जोड़ा जाता था। आप देख सकते हैं इतना विशाल का ये गुंबद, और आप देखिए क्या सुंदरता है, क्या भव्यता है यार, गजब। पहले गुंबद से बाहर निकलने के बाद ही जो सीन दिखता है आपको, आप देखिए इसको देखते जाएं, और जो कलाकारों ने इसको बनाया होगा मतलब उन लोगों के फेस, तो ये फेस तो इधर करता रही है, तो फिर ये आर्टिस्ट तो कुछ ऐसे आर्कोलॉजिस्ट जो मानते हैं कि ये पहले का था परमाडाइनिस का, देन आफ्टर इसको कन्वर्ट करके यूज कर लिया गया। ठीक है, आगे चले अब। हौसंग शाह जाने का रास्ता आइए आपको ले चलते हैं। काफ़ी संकरा रास्ता है, और ऊपर आप देखिए तो ऊपर जो रास्ता जाना है वो ब्लॉक लगा है, और यहाँ से हम पहुँच गए बाहर की तरफ। यहाँ से देखिए अभी बताएंगे गाइड जी कि क्या है कैसा है। गया हौसंग शाह गोरी के टॉम के एरिया में। अब देखो आप मस्जिद जो बना हुआ है, तो ये मस्जिद में धर्मशाला का क्या काम, अगर हम कॉमन सेंस के हिसाब से सोचें तो सबसे पहले ये दरबार था, दरबार के हिसाब से धर्मशाला बनी हुई है उधर। इसमें 112 पिलर्स हैं। साउथ इंडियन आर्किटेक्चर है। रामेश्वरम में जो धर्मशाला है उसमें 188 पिलर्स हैं। यहाँ पर एक 112 पिलर्स है। वहाँ पर ब्लैक स्टोन है, यहाँ पर रेड स्टोन है। वहाँ पर भी एलिफेंट नोज और जो लोटस है वो बना हुआ है, और यहाँ पर भी वैसे ही आर्किटेक्चर है। मतलब ये माना जाता है कि राजा भोज के समय के दौर में इन धर्मशालाओं का उपयोग किया गया था। अब यहाँ से 300 पब्लिक को सोने बैठने की व्यवस्था, वहाँ पर 1000 से 1200। ठीक है, 74 दिन और लगभग 2000 किलोमीटर साइकिलिंग के बाद और लगभग 2000 से ज़्यादा पौधे लगाने के बाद मैं आज मांडू से निकल रहा हूँ माहेश्वर की तरफ। माहेश्वर जो यहाँ लोग बता रहे हैं कि मांडू से भी खूबसूरत है, लेकिन अभी मांडू में कुछ ऐसी जगह हैं जिनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया। सामने आप देख रहे हैं ये वो मस्जिद है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो है कोर्ट कचहरी लगाई जाती थी, जहाँ पे लोगों को न्याय व्यवस्था दी जाती थी। बहुत ही गजब है, मैं देख के आया हूँ, अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इस किले के ठीक सामने एक बहुत ही यूनिक दुकान दिखी मुझे, मांडू हैंडीक्राफ्ट्स की। जो राम मंदिर आप देख रहे हैं ना, इसके जस्ट बाजू में है। जेपी अंकल इसको चलाते हैं, और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये स्टोन, ये सारे स्टोन अगर आप अपने घर में रखते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। ये साइंटिफिक, मैंने गूगल पे इसके रिसर्च पढ़े हैं। आइए जेपी अंकल जी से जानते हैं इनकी दुकान में क्या क्या यूनिक आइटम्स हैं जो लोग यहाँ से ले सकते हैं। और अंकल जी ने बोला कि इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आएंगे तो उनको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा। अंकल जी अपनी दुकान के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। मांडू की सबसे पुरानी दुकान है, और मेरा मतलब शौक है, दुकानदारी तो सब देख के करते हैं, हमारा शौक है। और मैं स्पेशल कलेक्शन करता हूँ जो हर जगह नहीं मिलता है, जिसमें पाइराइट स्टोन है जो मनी मैग्नेट के साथ का होता है, आपके आय के द्वार खोलता है। क्रिस्टल है जो मन की शांति और पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है। एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट भी आपको एनर्जी को बहुत बड़ा स्रोत है एनर्जी का। ऐसे ही रोज क्वार्ट्स हैं, बहुत सारे स्टोन हैं जो मांडू में ही निकलते हैं। सबसे बड़ी बात ये, और मार्केट से 20 गुना सस्ता है। अच्छा। हाँ, और कहीं कहीं तो 50 गुना। यहाँ के जो लोग आते हैं उनको उतना नहीं, उनको दिन भर की मजदूरी मिल जाए, चाहे भले वो 1000 रुपये का स्टोन है, वो आपको 200-300 में मिल जाएगा। जी जी। तो पूरे इंडिया जाता है जी जी। यहाँ का। और इसकी मालाएं, इसके रिंग, इसके लॉकेट, इसकी इस टाइप की पुरानी अंगूठियाँ, ये आप देख सकते हैं। हाँ ये जी। स्टोन है जो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। आपके घर में आई की इनकम बढ़ानी है जिसको रखें, आप पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं उसको जरूर रखें। याद रखें मांडू हैंडीक्राफ्ट्स जरूर आएँ, जब भी मांडू आएँ और यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेते हैं, जिससे आपके घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी और बढ़े और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से आगे बढ़ें। मांडू में मैंने जितनी जगह देखी, इससे सुंदर किला मुझे कुछ भी नहीं दिखा। आइए आपको दिखाता हूँ। और मांडू में आप देख सकते हैं यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें मांडू में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, और यहाँ पर एक मैप भी दिया गया है जिसके सहारे मांडू की एक ही चीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप मांडू जब भी आएँ तो आपको घूमने में हेल्प मिलेगी। मांडू में मैंने जितनी भी चीज़ें देखी है उसमें सबसे सुंदर अगर कोई प्रॉपर्टी दिखी तो मुझे ये दिखी। इसका गुंबद आप देखिए, एंट्री करते ही आप देखेंगे तो इसका जो गुंबद है, भैया आइए इधर दिखाइए थोड़ा सा गुंबद को। आप देखेंगे
जानते हो कि ऐसे कलाकार हैं? क्या सुंदरता है, क्या भव्यता है, गजब। और जो कलाकारों ने इसको बनाया 7 टाइप के, तो उसमें से एक इको यहाँ पर भी होता है। साउंड बनता है इसमें, जैसे हम रिकॉर्डर में सुनते डॉल्बी साउंड और सिंपल साउंड, तो ये डॉल्बी हो गया। और जो सिंपल हम गए थे वो बाग बहादुर पैलेस के अंदर। अब इससे भी ज़्यादा इको हाई प्रोफाइल अगर सुनना है तो वो जाएंगे डायरेक्ट होशिंगशा गोरी के टॉम में, वाइट मार्बल का टॉम। और टॉम में ऐसे होते हैं कि वो जो वाइट मार्बल का टॉम बना उसमें 9 सेकंड तक आवाज़ गूंजती रहती है, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि वो ठंडा होता है, टेम्परेचर पर ही वॉइस चलती है। इसका उदाहरण जोहनबर्ग एक जगह है जहाँ पर -62 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आवाज़ लगाता है तो आधा से 1 किलोमीटर तक आवाज़ वो साउंड बनते हुए जाती है। तो ये इको के प्रकार होते हैं। अब जैसे गांव के अंदर इको होता है, तो गांव के अंदर अगर रात के समय में कोई डीजे बजेगा तो 2-2 किलोमीटर तक आवाज़ जाती है। तो इको अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें 7 से 9 प्रकार के इको होते हैं। तो एक यहाँ पर है। उसके बाद रेड स्टोन, आइए आप आगे। ऊपर सिंहासन बना हुआ है अंदर की साइड में, राजाओं को बैठने के लिए प्लेटफॉर्म है, 5 एडवाइजर को बैठने के लिए, नवरत्नों को बैठने के लिए 9 आर्चेस, अष्टप्रधानों को बैठने के लिए 8 आर्चेस, लेडीजों को बैठने के लिए बालकनी, और पब्लिक को बैठने के लिए परिसर। कोई प्रोग्राम होता है? अभी नहीं, अभी कोई प्रोग्राम नहीं। इसको ASI के द्वारा अंडरटेकिंग में ले लिया गया है, तो ना हिंदू है ना मुस्लिम, कोई भी यहाँ पर अपना प्रोग्राम नहीं कर सकता। जैसे नमाज पढ़ना या कोई फंक्शन करना या हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। हम्पी वगैरह में होता है? हाँ, पर मांडू फेस्टिवल जरूर होता है। मांडू फेस्टिवल हर साल में दिसंबर के महीने में होता था, पर भी 2 साल से नहीं होता जी। एंड मुगल, तो जब वो आए तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस बिल्डिंग का उपयोग ले लिया, क्योंकि बिल्डिंग बना है, तोड़ेंगे बनाएंगे समय लगेगा, तो क्यों ना कन्वर्ट किया जाए। तो बहुत सारे बिल्डिंग कन्वर्ट हुए हैं यहाँ पर, और कन्वर्ट होने पर कुछ हिस्से ऐसे अफगान आर्किटेक्चर में तब्दील कर दिए गए, क्योंकि जो चीज़ें होती है इसके अंदर बनी हुई है। जैसे अब इसको मस्जिद में जब कन्वर्ट किया गया नाम, तो 1440 से लेकर 1452 में 12 से 14 साल के भीतर में कन्वर्ट हो गई, नाम दिया गया जामी मस्जिद। अब मस्जिद के अंदर गुण कुछ ऐसे हैं कि इसके अंदर जो सिंहासन था उसको कुरान को रखने के लिए ले लिया, प्लेटफॉर्म 5 एडवाइजर को बैठने के लिए था वो मौलवी को बैठने के लिए ले लिया, नमाज अदा करवा सके इसलिए बड़ी आर्चेस जो थी उसको नमाज पढ़ने के लिए ले लिया, पब्लिक सामने बैठ जाएगी। प्री मुगलों के समय में लेडीज़ों की एंट्री मस्जिदों के अंदर होती थी। मुगल पीरियड जब आया तो लेडीज़ों की एंट्री मस्जिदों के अंदर बंद करवा दी। तो ये प्री मुगल थे गौरी और खिलजी, तो उन्होंने उस समय में ये सब चीज़ चालू रहने दी। अब ये जो डोम है ऊपर साइड में 97 डोम है, जो लाउड स्पीकर की समस्या को देखते हुए बनाए गए। तो इस तरीके से ये जो समय था धीरे धीरे स्पीकर के रूप में इन डोमों का वर्क लिया जाने लगा, और आज इसीलिए ये इको होता है। आज हम इसको साइंटिफिक तरीके से जानते हैं इको, पर ये इको नहीं था, ये सिर्फ डायरेक्टली जितना भी वहाँ से जो वॉइस होती थी वो स्लोली यहाँ पर सुनाई देती थी, और उनके हिसाब से प्रे या फिर कोर्ट में जो भी डिसीजन होता था उसके डिसीजन को सुना करते थे। अब प्री मुगल और मुगलों के समय में 2 टाइप के समय रहते थे। एक समय ये था 5 से 6 डेज जो सिर्फ कोर्ट चलती थी इसी जगह पर, और 1 डे स्पेशल प्रे डे होता है शुक्रवार, उस समय में यहाँ पर प्रे किया जाता है। तो इसलिए इसके पहले परमा डायनेस्टी, क्योंकि इन डायनेस्टियों का उल्लेख है, रिकॉर्डेड है, पर इन चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती है कि जो रिकॉर्डेड नहीं हो पाती है, और जो इसको कुछ तरीके से कहने पर उसका इतिहास बन जाता है। तो उसी के हिसाब से इसमें देखेंगे। पर ज़्यादातर मैंने आपको जो बताया कि मस्जिद के हिसाब से पहले परमार डायनेस्टी में तो ये सिंहासन, ये प्लेटफॉर्म, ये नवरत्न बैठने के लिए, ये अष्टप्रधानों को बैठने के लिए, ऊपर लेडीज़ों को बैठने के लिए, दोनों साइड में बालकनी। पर अब जब ये प्री मुगल और मुगल आए थे इनके पास समय था नहीं, बिल्डिंग कन्वर्ट हुए, इसलिए कन्वर्ट के हिसाब से ये बिल्डिंग यूज में ले लिया गया। तो ऊपर कुरान है, हाँ, बाद में उन्होंने उसके तरीके से लिया। और ये प्लेटफॉर्म एडवाइजर के लिए हो गया। तो ये था मौलवी को बैठने के लिए, वो बड़ी आर्टिस्ट जो प्रधानमंत्री नवरत्नों के बैठते थे, तो उस जगह पर उन्होंने नमाज अदा करवा दी। अब आप ये देखें कि हर हिंदू जो रूलर्स होते थे उनका फेस पूर्व दिशा में होता था। अब इनके इसमें ये 10th सेंचुरी में भोज के समय के दौर का बना हुआ है, एंड देन आफ्टर इसको 1440 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो रिकॉर्डेड अगर देखा जाए तो ASI ने सिर्फ ये रिकॉर्ड दे रखा है कि
कि जो मस्जिद बनी 1440 से लेकर 1452 तक में ये कंप्लीट हुई। तो ये माना जाता है कि मस्जिद है तो मस्जिद में कुछ गुण होते हैं जो वो यहाँ पर नहीं है, जैसे वाजू टैंक नहीं है यहाँ पर, दूसरा 2 मीनार आगे 2 मीनार पीछे नहीं है, तीसरा मस्जिद में ऐसे सिंहासन बनाए नहीं जाते हैं, इसमें हिंदू आर्किटेक्चर है सब साउथ इंडियन, हाथी की सूंड है, चंपा के फूल, कमल के फूल। उसके बाद इसका फेस जो है ये पूर्व दिशा में है। मस्जिद का जो जितना भी वर्किंग एरिया जो फेस होता है वो दक्षिण पश्चिम में होता है, मतलब उन लोगों के फेस। तो ये फेस तो इधर दर्शा रही है, तो फिर ये अर्थ ऐसी क्यों? तो कुछ ऐसे आर्कोलॉजिस्ट जो मानते हैं कि ये पहले का था परमा डायनेस्टी का, देन आफ्टर इसको कन्वर्ट करके यूज कर लिया गया बिल्डिंग। ठीक है, आगे चले अब हम। गया होशन शाह गोरी के टॉम के एरिया में। अब देखो आप मस्जिद जो बना हुआ है, तो ये मस्जिद में धर्मशाला का क्या काम? अगर हम कॉमन सेंस के हिसाब से सोचें तो सबसे पहले ये दरबार था, दरबार के हिसाब से धर्मशाला बनी हुई है उधर। इसमें 112 पिलर्स हैं। साउथ इंडियन आर्किटेक्चर है, रामेश्वरम में जो धर्मशाला है उसमें 188 पिलर्स हैं, यहाँ पर एक 112 पिलर्स है। वहाँ पर ब्लैक स्टोन है, यहाँ पर रेड स्टोन है। वहाँ पर भी एलिफेंट नोज और जो लोटस है वो बना हुआ है, और यहाँ पर भी वैसे ही आर्किटेक्चर है। मतलब ये माना जाता है कि राजा भोज के समय के दौर में इन धर्मशालाओं का उपयोग किया गया था। अब यहाँ से 300 पब्लिक को सोने बैठने की व्यवस्था, वहाँ पर 1000 से 1200। ठीक है, अब धर्मशाला बनी है तो मस्जिद में धर्मशाला का क्या? और अगर मस्जिद के पहले ये होशन शाह गोरी का टॉम, तो हाँ ये टॉम है। अब टॉम मकबरा किसको बोलते हैं? मकबरा वही होता है, उसी का होता है जो रूलर्स होता है। जैसे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, होशन शाह गोरी का टॉम इन होशंगाबाद में, बीबी का मकबरा नहीं महाराष्ट्र में, ठीक है, औरंगजेब की वाइफ हमीदा रबिया का, एंड देन आफ्टर आपका ताजमहल। ये रूलर्स के होते हैं। अब लोकल लोगों को क्या बोलते हैं? जहाँ पर उनको दफनाया जाता है उस एरिया को कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, और सूफी संत और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को जहाँ पर दफनाया जाता है उसको दरगाह और मज़ार। अब ये हो गया टॉम। टॉम ये होशन शाह गोरी ने इसका काम स्टार्ट करवाया था मरने से पहले। उसकी सोच थी कि मेरे मरने से पहले मेरा खुद का मकबरा तैयार हो जाए। तो 1405-6 के बीच में उन्होंने इस टॉम को स्टार्ट करवाया, और 1405 से लेकर यानी 14 और 5 समथिंग और 1435-6 में उनकी डेथ हो गई। वो सारे रिकॉर्डेड में 1439। तो वो गए थे होशंगाबाद तक, वहाँ पर उनकी डेथ होने के बाद उनके बेटे ने उनको वहीं पर दफना दिया। तो उस सिटी का नाम उन्हीं के नाम से फेमस है, होशन शाह गोरी होशंगाबाद। अब उनकी डेड बॉडी यहाँ पर नहीं है, उनको गोरी शाह वाली के नाम से फेमस कर देगा वहाँ। तो ये टॉम अधूरा रह चुका था ऊपर। तो महमूद खिलजी जब यहाँ पर आए 1440 में, तो उन्होंने ऊपर के हिस्से को कंप्लीट करवाया और उस बिल्डिंग को मस्जिद में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर 2 काम इस धर्मशाला का उपयोग लिया जाने लगा। पहला, दरबार लगता था तब, होशन शाह गोरी के जो वंशज आएंगे उनके जो लोग हैं उनको याद करने वाले वो भी रुकेंगे यहीं पर धर्मशाला में। और तीसरा, मस्जिद में जो प्रे करने आएंगे और रात के समय में अपने घर नहीं पहुँच पाएंगे वो भी यहाँ पर। तो इसलिए ये कैंपस में ये 3 बिल्डिंग बने हुए। आइए कब्रगाह के मैंने आपको बताया तो ये कमांडेड थे, उनके कमांडेड जो है उसमें मेजर रैंक के जो लोग रहते तो उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना है। ठीक है, अब इसमें प्लेटफॉर्म के ऊपर ये नहीं कि हम शो करेंगे कि ऊपर ही डेड बॉडी होगी, नहीं, ये सिर्फ स्ट्रक्चर दर्शाने के लिए ताकि ये पता चल सके कि इसके नीचे कुछ है। हमेशा हिंदू जो समाधि स्थल होते हैं हिंदू संतों के, उनको भी जमीन के अंदर दफनाया जाता है, यानी दफनाया नहीं जाता, समाधि दी जाती है, तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वैसे ही मुस्लिम कमांडेडों के अगर ऐसे कुछ होते हैं तो उनके ऊपर मेंशन इस तरीके से किया जाता है। पर ओरिजिनल मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिलेगा तो ही वो अकॉर्डिंग कहलाएगा, नहीं तो ऊपर तो टंग गया। फिर इसके हिसाब से अगर ऊपर दफना दिया तो ऊपर तो टंगा हुआ है, फिर आदमी मिट्टी में तो मिला ही नहीं। तो इससे वो सिस्टम है कि ऊपर ये सब बना दिया जाता है। ऑयल लैंप रखने के लिए ये जगह, उसके बाद ये वाला पूरा जो सेंटर है ये धर्मशाला के रूप में। आ जाइए, अब एक फोटो लेंगे यहाँ से। एक फोटो लेंगे पूरा ग्रुप का। चलो जल्दी आइए। इसमें 9 सेकंड तक आवाज गूंजेगी, सुनना आप। ओ
पूरा सुना 9 सेकंड तक। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर डाउन है, ये वाइट मार्बल है, उसको हाथ लगाओगे तो ही वॉइस जो हम कहते हैं कि उसके वॉइस अकॉर्डिंग कैसे चलेगा, तो टेम्परेचर के हिसाब से। अब ये ओम अगर डोम बना हुआ है तो हर डोम में आवाज़ आ सकती है, पर रेड स्टोन में जो जाएंगे तो सिंपल वर्ड के हिसाब से आवाज़ 3 सेकंड तक आपके पास साउंड बनता रहेगा, पर ऐसा नहीं क्लियर आवाज़, पर इसमें साउंड बनते 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 क्लोज हो, इस तरीके से प्रोसेस है 9 सेकंड तक। देखो होशिंग गोरी टू सन टू डॉटर एंड देन आफ्टर वाइफ। देखो वापस लिसन 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 क्वाइट ओ वन मोर ओ ताजमहल को देखकर बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। अब कैसे 1406 में जब ये कंप्लीट हो गया 1440 में, तो 34 ईयर्स इसको बनने में लगे। फिर उसके बाद जहांगीर के साथ में शाहजहां उनके बेटे आए थे, उन्होंने इस टॉम को देखा और मुमताज़ से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा मकबरा बनाऊंगा। तो ताज बनाने का प्रेरणा स्रोत कोई बिल्डिंग था, वो ये मांडू का ये जगह थी। अब जब यहाँ पर 1632 में मुमताज़ चल बसी, उनको याद दिलाया गया कि आपने उनसे प्रॉमिस किया था आपको ताज बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि कहाँ पर किया था, तो कि मांडू के अंदर। तो उन्होंने अपने आर्किटेक्चर हमीद खां को यहाँ पर पहुँचाया। उन्होंने इस टॉम को देखकर ताजमहल की नींव डाली आगरा के अंदर। ताजमहल बनके कंप्लीट हुआ 1652 में, यानी 1632 से 1652, यानी 20 ईयर्स उसको बनने में लगे थे। बनने के बाद वो कंप्लीट हुआ। फिर हमीद खां यहाँ पर आए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कि हमने आपकी प्रेरणा से एक ताज का निर्माण किया। तो ताजमहल का जो प्रेरणा स्टोन बिल्डिंग ये थी, इसीलिए ये रिकॉर्डेड ASI के उन्होंने शिलालेख पे भी मेंशन कर रखा है कि ये हुसैन शाह गोरी का है, ये उनके फैमिली मेंबर। हाँ, तो इसीलिए उन्हीं के नाम से होशंगाबाद नाम जीवंत अवस्था में। अब आबाद वर्ड हर मुस्लिम राजा के नाम के पीछे आबाद लगा रहता है, जैसे होशंगाबाद, औरंगाबाद, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद। इसी तरीके से मांडू का नाम भी सादिया आबाद रखा गया था 14वीं सेंचुरी में दिलार खां घुरी के द्वारा। आबाद का मतलब होता है खुशहाली की जगह, हिंदी में आनंद की नगरी, इंग्लिश में सिटी ऑफ जॉय मांडू। ये तीनों नाम अलग अलग समय में मांडू के रखे गए थे। 10th सेंचुरी में इसका नाम आनंद की नगरी, 13th सेंचुरी में आनंद देव परमार ने रखा, 14th सेंचुरी में दिलार खां घुरी ने इसका नाम आबाद रखा, सादिया आबाद। और इंग्लिश में सिटी ऑफ जॉय, सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉन्चर जब यहाँ पर आए थे मांडू में, तब उन्होंने इसका नाम सिटी ऑफ जॉय मांडू रखा। अब सिटी ऑफ जॉय मांडू कलकत्ता का भी नाम है, मांडू का भी नाम। ठीक है, चले हम आगे। कल इसमें रूलर्स बाहर से आते थे, उनके हॉर्स को बाहर बांध दिया जाता था, जो वॉचमैन रहते थे वो रेस्ट लेते थे। उसके अकॉर्डिंग ये बने हुए ऐसे आर्चेस हैं। बाद धीरे धीरे जो है इसके व्यवसाय अलग अलग तरीके से उपयोग में लिया जाने लगा, जैसे लोकल पब्लिक आई वो रहने भी लग गई थी। तो इसलिए कुछ जगह पर उन्होंने आर्कोलॉजी ने जब संभाला तो धीरे धीरे इसको डेवलप कर दिया। अब ये ऑयल लैम्प के ऊपर रखने के लिए। अजय भैया, यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा में यहाँ आने की जो परंपरा रखी गई है, उसके पीछे क्या इतिहास है और क्या ज्ञान की बात है? देखो, ऐतिहासिक तथ्य अगर देखें तो ज़्यादातर नर्मदा जी की परिक्रमा वहाँ से जितने में होते हैं, नर्मदा की परिक्रमा उठाने के बाद अगर यहाँ नहीं आते तो उनकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। और इसकी रिकॉर्ड अगर देखें तो विष्णु पुराण के अंदर जो सप्ताह की कथा होती है 5वें अध्याय में रेवाखंड की जो बोला है, तो वही रेवाखंड है। अब नर्मदा जी के 7 नाम है, नेकल, दोसा, नामुदा, सुखा, दोसा, सुखा, रेवा, नर्मदा। इसमें से 2 मेंशन है फटाफट, जो नाम है स्पेशल वो है नर्मदा और रेवा। तो रेवाखंड या मार्कंडेय ऋषि के द्वारा नर्मदा की स्तुति गाने पर नर्मदा जी प्रकट हुई, ये रिकॉर्ड इस तरीके से पाए जाते हैं। उसके बाद के वो समय के दौर के हिसाब से ये विलुप्त कगार पर थी। तो रूपमती जो थी नर्मदा जी के असीम भक्त होने के कारण नर्मदा जी ने स्वप्न में दर्शन किया और उन्होंने कहा कि मैं पहले से यहाँ पर हूँ। खुदाई करवाई, खुदाई में वो टैंक निकला, फिर भी रूपमती ने माना कि मैं कैसे मान लूँ कि आप नर्मदा हैं, पानी तो चाहिए जहाँ से निकल आएगा। फिर नर्मदा जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, उसमें से शंख निकले, नर्मदा जी की छोटी प्रतिमा और बालू रेत निकली जो नर्मदा जी के अंदर पाई जाती है। तो इसी को मानते हुए उन्होंने इसका टैंक को फिर वापस रेनोवेट करवा के उसको अपडेट करवा दिया और वहीं पूजा अर्चना चालू कर दी। तो रेवा कुंड और रेवा खंड, खंड ने भाग
और कुंड है ना टैंक, उनके हिसाब से जो ऐतिहासिक तथ्य के हिसाब से। जो मैंने कल देखा था अजय भैया वहाँ पे रेवा कुंड, हाँ। उसके ठीक सामने एक धर्मशाला जैसी बनी है, वो क्या थी? नहीं, वो एक्वाडक्ट सिस्टम के हिसाब से पानी को लिफ्ट करने के बाद पानी सप्लाई उस मॉन्यूमेंट तक जाया नहीं, जाता मतलब है। एक धर्मशाला जैसा बना था हाँ, ठीक वही सामने। सामने वो इसी पट्टी इस कॉर्नर पे वो पुराने मॉन्यूमेंट थे जो एक्वाडक्ट सिस्टम पानी को लिफ्ट करने के लिए, बस धीरे धीरे नर्मदा परिक्रमा से आते हैं तो वो रुक जाते हैं। इस तरीके से वो बना हुआ है। ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है अशरफी महल। फिलहाल में अशरफी ने गोल्ड कॉइन ने सिक्के पुराने समय में प्रचलन में लाए जाते थे। पर बिल्डिंग अगर देखा जाए तो 10th सेंचुरी के समथिंग का ये इतिहास बताया जाता है कि परमार डायनेस्टी के दौर में इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया था। यूनिवर्सिटी, इसमें संस्कृत, मगधी, अवधी मगधी और संस्कृत और पांडुलिपि का ज्ञान दिया जाता था ज़्यादातर। अब इसमें क्या हुआ कि नीचे स्टूडेंट को रहने के लिए रूम से, सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी, थर्ड फ्लोर पर शिक्षा देने का केंद्र था। AD 1440 में खिलजी डायनेस्टी के महमूद खिलजी ने इसको कन्वर्ट किया और उसका नाम फारसी का मदरसा। अब निकाला क्या, लाइब्रेरी में से बुक निकाली, बाकी बिल्डिंग तो वैसा वैसे ही था, यूज़ कर लिया उसको, लाइब्रेरी में बुक फारसी हो गई, फारसी का मदरसा बन गया। फिर थर्ड में आया 1469 टू 1570 में गयासुद्दीन खिलजी। कुछ हरम वुमेन्स थी जो फैट हो जाया करती थी, तो उनके लिए एक्सरसाइज पॉइंट, ये स्टेप्स बना दी गई। तो एक एक कॉइन रखने के बाद उनके कॉइन जो होते थे कलेक्ट, वो गरीबों में दान में दिए जाते थे। तो इसलिए गरीबों के द्वारा एवरीडे अशरफी हासिल करने पर इस बिल्डिंग का नाम अशरफी महल। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। महमूद खिलजी और राणा कुंभा की फाइट हुई थी AD 1452 में। तो फाइट होने के दौरान महमूद खिलजी हार गए थे और राणा कुंभा जीते थे। पर हिंदू राजाओं की सबसे बड़ी कमजोरी होती थी कि वो किसी का कोई माफीनामा मांगता था तो उसको माफ कर देते थे। इसका उदाहरण पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी है ना। तो माफ कर दिया तो यहाँ पर आया और प्रजा में संदेश दिया महमूद खिलजी ने कि मैं युद्ध जीत कर आया हूँ, मेरे लिए एक विजय स्तंभ का निर्माण किया। उन्होंने विजय स्तंभ बनाया जो झूठ का प्रतीक था, क्योंकि उनको ज्ञान तो था नहीं इस तरीके से कि हम कैसे बनाएं, आर्किटेक्चर ऐसे थे नहीं। तो उन्होंने प्लास्टर से ही पिलर से खड़ा कर दिया 7 मंजिला। और राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ खड़ा किया चित्तौड़गढ़ में, जो सत्य का प्रतीक है, आज भी खड़ा हुआ है, जो झूठ का प्रतीक है गिर चुका है। मतलब ये कि इसमें प्लास्टर का यूज़ किया गया और उसमें क्लैंपिंग सिस्टम है, पत्थरों से पत्थरों को फंसाया हुआ। तो ये चीज़ें इसमें देखी गई थी। तो ये इसका नाम है अशरफी महल और प्लस विजय स्तंभ। अब राम जी का टेम्पल है यहाँ पर, 4 भुजा के राम जी का मंदिर पूरे भारत में व्हाइट मार्बल में प्रतिमा सिर्फ मांडव के अंदर है। अब ये प्रतिमा खुदाई में निकाली गई। 4 भुजा के राम जी का मंदिर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो व्हाइट मार्बल में मांडव के अंदर है। ये प्रतिमा 1150 साल पुरानी प्रतिमा है। प्रतिमा परमार डायनेस्टी के दौर में अगर देखा जाए तो इतने साल पुरानी, तो डायनेस्टी कौन सी थी उस समय में, तो परमार डायनेस्टी के दौर में ये प्रतिमाओं के विराजित करके भव्य मंदिर बना होगा मांडव के अंदर। पर धीरे धीरे हिंदू राजाओं के ऊपर जब मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया तो उस समय के दौर में हिंदू राजाओं ने अपने देवी देवताओं को सुरक्षित रखने के लिए गर्भगृह का सहारा दिया। तो हमेशा गर्भगृह में ही प्रतिमा खुदाई में ओपन होती है। इसका रीजन यही है कि एक मेंशन होता था ऊपर प्लांट, पेड़ पौधा, और वो पौधा बड़ा होता था, गूलर का होगा, पीपल का होगा, बड़ों का होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरीके से माना जाता है। तो जितनी भी रिकॉर्डेड ये चीज़ें देखी गई है कि खुदाई में जितनी भी प्रतिमा निकली है वो किसी पेड़ के नीचे ही निकली है। तो ये भी पेड़ के नीचे, गूलर के पेड़ के नीचे जो सुकाबाई पवार थी, जो पवार वंश राजकुमारी थी, तो यहाँ पर संत रघुनाथ दास जी महाराज जो महाराष्ट्र के पुणे से मानते थे, परिक्रमा पर जब यहाँ पर आए मांडव के अंदर, तो उनको स्वप्न में राम लक्ष्मण सीता जी ने दर्शन दिया कि हम मानव उत्थान के लिए प्रकट होना चाहते हैं। तो ये पूरी घटनाक्रम उन्होंने यहाँ के रूलर्स जो सुकाबाई पवार थे उनको बताया। वो लाव लश्कर के अनुसार यहाँ पर आई, खुदाई करवाई, खुदाई में प्रतिमा प्रकट हुई। प्रतिमा में राम लक्ष्मण सीता हनुमान सूर्यदेव की प्रतिमा, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। और उन प्रतिमाओं को विराजित करने के लिए हाथी पर रखकर उनको सुकाबाई पवार धार तक ले जाना चाह रही थी। पर जो भी काम खोदते खोदते उनको शाम तक हो गई, रात हो गई, और रात में कोई भी शुभ काम किया नहीं जाता। अब उसी समय के दौर में रात में जब ये प्रतिमा सुबह ले जानी चाहिए, तो उसी रात में संत रघुनाथ दास जी महाराज को स्वप्न में राम लक्ष्मण सीता जी ने दर्शन दिया और कहा कि हम मानवोत्थान के लिए प्रकट हुए, ना कि किसी के नगर में विराजित होंगे। नगर के अंदर नहीं, हम वनखंडी राम में और वन के अंदर ही विराजमान होना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने खुदाई करके जो प्रतिमा निकली थी उसको यहीं पर विराजित करके दूसरे दिन ये कहा, जब सुना कि ये स्वप्न वापस आया, तो उन्होंने वापस इस जगह पर राम लक्ष्मण सीता जी की प्रतिमा विराजित करके भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये प्रतिमा जो है 1150 साल पुरानी प्रतिमा है और वनखंडी राम है और 4 हाथ के राम है। 4 हाथ के राम 2 जगह पर, ओरछा में रामलला के नाम से और दूसरे मांडव के अंदर 4 भुजा के नाम से। अब इनमें प्रतिमा जो है पूरा भारत में व्हाइट मार्बल में कहीं पर भी नहीं, वो सिर्फ यहीं पर है। और इसमें 4 हैंड है, 2 हाथ नीचे 2 हाथ ऊपर है, क्योंकि राम जी को जो है, राम जी ने ये
ये स्वरूप विष्णु स्वरूप जो दिखाया था वो दिखाया था पहला रावण को, जब राम जी ने रावण का वध किया था उस समय में। दूसरा जो दिखाया था उन्होंने उस समय में जब वो प्रजा को जो है वो मतलब जा रहे थे उनको छोड़ के, उस समय के दौर में उन्होंने उनको सरयू नदी के अंदर जल समाधि लेने के दौरान दिखाया था। तो इसी तरीके से ये दो स्वरूप थे और वही स्वरूप की प्रतिमा यहाँ पर है जो चार भुजा के नाम से फेमस है। तो परिक्रमा से जितने भी होते हैं वो यहीं पर रुकते हैं और रुकने के बाद उस जगह पर जो भी उनका खाने पीने की व्यवस्था होती है राम मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया, Okay, थैंक यू सो मच इतनी जानकारी देने के लिए। 2 दिन से जो है महाराज जी आचार्य जी की कृपा से जो है हम लोग यहाँ भोजन करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतना सुंदर व्यवस्था देने के लिए, रुकने के लिए, खाने पीने के लिए। प्रभु मैं जितनी कृतज्ञता प्रकट करूँ मांडू में रुकने के लिए, खाने के लिए, घुमाने के लिए, वो बहुत कम होगी। धन्यवाद प्रभु। तो अब मांडू से फाइनली विदाई लेने का समय आ गया है। 2 दिन जो है मुझे जो रुकने की व्यवस्था दी थी मांडू श्री राम मंदिर में, वो इस मंदिर में इस रूम में मैं रुका था। और ये लेखराज जो मेरी हेल्प करने के लिए पहुंच गए हैं, मेरा बैग मेरे साथ साइकिल पे लगवाएंगे। धन्यवाद लेखराज, थैंक यू सो मच। ये जो हॉल और ये बच्चे दिख रहे हैं, आपको पता है ये बच्चे यहाँ बाल आश्रम में फ्री में पढ़ते हैं भाई। और देखिए यहाँ पे श्री राम मंदिर जो ट्रस्ट है ये भोजन व्यवस्था फ्री में देता है, चिकित्सा की व्यवस्था है, गौ सेवा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। और वो ये कमरा जहाँ पे मुझे जो है 2 दिन रुकने का मौका दिया गया था। थैंक यू। जेपी अंकल जी जो है आप देख सकते हैं मेरे को ये स्टोन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच अंकल जी, धन्यवाद। इस स्टोन के पॉजिटिव एनर्जी से मैं पूरे भारत में जो मेरा मिशन है 10 लाख पौधे लगाने का और 10 लाख लोगों का सम्मान करने का और अपने देश में एक देश एक शिक्षा लागू कराने का, मुझे लगता है कि इस स्टोन से मुझे बहुत ऊर्जा मिलेगी और मैं इस काम को करने में बहुत जल्दी सफल होऊंगा। धन्यवाद। जय जय श्री राम। महेश्वर यहाँ से 48 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और इसके जस्ट बाजू में आप देखिए, मैं आपको बहुत ही शानदार व्यू दिखा रहा हूँ। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव कितना सुंदर लग रहा है ना। ये सारे विंध्याचल पर्वत देखिए, आपको थोड़ा जूम करता हूँ मैं, आप देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई। मांडू बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा मांडू बताइएगा कमेंट में। धर्मपुर से जैसे ही आप चलते हुए आप पहुँचेंगे मांडू में सबसे पहले आपको मिलेगा सोनगढ़ महादेव का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, दादा हनुमान जी का मंदिर और ये देख सकते हैं भव्य गेट। और इसके बाजू में आपको दिखाता हूँ, वाह कितना सुंदर है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। मांडू से निकलते ही ब्राह्मणपुरी चौराहे पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलेगा ये महाकाल कुल्फी आइसक्रीम बादाम शेक जो राजस्थान के हैं भैया। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत अच्छी आपने जो है लस्सी पिलाई। थैंक यू भैया, थैंक यू।